नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स को पावर्ड बाय बीएससी। और आज के शो में हम बात करेंगे बंधन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर प्रतीक पोद्दार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट एक्विटीज़ हैं बंधन एएमसी से। तो इस फंड की तमाम डिटेल्स प्रतीक से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन इन्वेस्टर्स के लिए फंड बना है, क्या अप्रोच लेकर चलनी है, टाइम होराइजन, रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से, एक्सपोजर कहाँ कहाँ मिलता है इस फंड के थ्रू, और करंट मार्केट में ये फंड आपके पोर्टफोलियो में कहाँ फिट बैठता है। लेकिन इस फंड के बारे में मैं बताऊं तो लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का इसका AUM है। दिसंबर 2016 में इसका इंसेप्शन हुआ था और इसने कंसिस्टेंटली जो बेंचमार्क रिटर्न्स हैं उसको आउट परफॉर्म किया है। पिछले 3 सालों में लगभग 14-15% के रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं और पिछले 5 सालों में 12-13% तक के रिटर्न्स डिलीवर होते हुए दिखाई दिए हैं। हाइब्रिड फंड है, अग्रेसिव है, तो इक्विटीज़ की तरफ एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन इक्विटीज़ डेट सारा कॉम्बिनेशन इस फंड के थ्रू मिलता है। प्रतीक, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो एक क्विक आउटलुक आपका मार्केट्स पर, कंसीडरिंग जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हुआ है, ब्रेंट थोड़ा रिलीफ दे रहा है, $80 के नीचे आया है। अब यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आप मार्केट्स को कैसे नेविगेट होते हुए देखते हैं फॉर रिमेनिंग 2026? वैल्यूएशंस कितनी जस्टिफाइड नज़र आ रही हैं और आपकी अप्रोच क्या है मार्केट्स को लेकर? डिफेंसिव है या कॉशियस है, या एग्जैक्टली क्या व्यू है फॉर रिमेनिंग ईयर? नहीं, जैसे आपने बोला, अभी काफी कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है हमारा मार्केट पे। और जैसे आपने भी बोला कि वेस्ट एशिया क्राइसिस ऑलमोस्ट खत्म होने आए हैं, ब्रेंट हैज कम डाउन, प्लस द रेगुलेटर ने FCNR-B पे भी एक रेगुलेशंस लाए हैं जिसके वजह से डिपॉजिट्स विल कम बैक। तो हमें लगता है कि फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आज के दिन, इवन फ्रॉम अ डॉलर पर्सपेक्टिव फॉर एन FII, वैल्यूएशंस हैव बिकम क्वाइट अट्रैक्टिव at 20x FY27 and almost 17-18x FY28. वैल्यूएशंस आर वेरी हेल्दी। और यहाँ से अगर हम फ्लोज की तरफ भी देखें तो एक तो वैल्यूएशन हो गया, दूसरा फ्लोज हो गया। फ्लोज में FIs have been continuous seller, but with rupee depreciation I think the market becomes even more attractive for an FII at the margin from an incremental perspective. उसके अलावा अगर आप AI थीम भी देखें, एंड इंडिया आई थिंक थोड़ा एंटी AI थीम प्ले था ग्लोबली, अभी दिख रहा है कि थोड़ा ये AI थीम कूल डाउन हो रहा है। एंड इंडिया में एक इंडिया कैन बी एक बेनिफिशियरी हो सकता है इंडिया इसका। तो ये दोनों फैक्टर्स कंबाइंड हमें काफी कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम एन ओवरऑल इक्विटी पर्सपेक्टिव। और मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट सिक्लिकल्स और डोमेस्टिक सिक्लिकल्स काफी अच्छा करेंगे फॉर द नेक्स्ट 6-9 मंथ्स। अगर आप डिमांड को भी देखें, जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस था, बट ऑन ग्राउंड डिमांड इतना खराब नहीं है, इनफैक्ट काफी रेजिलिएंट रहा है जितना भी हम इंडिकेटर्स देखते हैं। तो उस बेसिस पे बिलीफ है कि विद ये वेस्ट एशिया क्राइसिस कम कूलिंग डाउन, ऑयल प्राइसेस गोइंग डाउन और वैल्यूएशंस इन योर फेवर, रुपी डेप्रिसिएशन के वजह से FIs के लिए ये अट्रैक्टिव मार्केट हो सकता है। ग्लोबल नैरेटिव ऑन AI थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है। आई थिंक वी कैन डू क्वाइट वेल इन द नेक्स्ट 6-9 मंथ्स। सो दैट इज ब्रॉडली ऑन द मार्केट। तो प्रतीक, आपने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपने इस जवाब में कही कि FIs वापस आते हुए दिखाई देंगे। सब इंतजार कर रहे हैं कि FIs कब आएंगे। हालांकि DIs का कंसिस्टेंटली सपोर्ट रहा है और DIs के फ्लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए। क्विकली एक चीज़ और आपके इस जवाब से जुड़ा हुआ ही, एक तो ये कि आप, जैसे आपने कहा कि इंडिया की जो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी है उस पर आप काफ़ी बुलिश हैं। डोमेस्टिक सिक्लिकल्स की आपने बात की, कंसीडरिंग कि अभी भी जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा रिस्क ऑफ कैटेगरी का है, स्ट्रॉन्गर डॉलर थोड़ा सा एक टेंशन है, जो जिस तरीके का हाल करेंसी मार्केट कर रहा है, इन सब ग्लोबल टर्बुलेंस के बीच में भी आपको लगता है कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है और वो इससे रेजिलिएंट रहेगी? हाँ, सर्टनली। अगर आप फॉरवर्ड इंडिकेटर्स या डिमांड इंडिकेटर्स देखें, वहाँ कहीं कोई स्लो डाउन दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ ऑल्सो हैज बीन अपवर्ड्स ऑफ 15%, जैसे हम अभी एज वी स्पीक ऑल्सो। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लार्ज टिकट डिस्क्रिशनरी प्लस इंटरेस्ट रेट सिक्लिकल्स जो लास्ट 1-2 साल से कहीं नहीं गए हैं, अगर आप लास्ट 2-3 साल से देखें, लॉट ऑफ कंपनीज हैव जस्ट नॉट गॉन एनीवेयर। तो ये सब राइप हैं टू कम बैक इन द नेक्स्ट 6-9 मंथ्स। ओके, फेयर एनफ। अच्छा प्रतीक, अब बात करें बंधन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की, तो बेंचमार्क रिटर्न से कंपेयर करें या बाकी हाइब्रिड फंड से कंपेयर करें, इस फंड की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर रही है। व्हाट हैज़ वर्कड इन फेवर? क्या स्ट्रैटेजी रही है इस फंड के पीछे जिसने काम किया है एक आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करने में?
देखिए, आई कैन नॉट आंसर कि हाउ वी हैव डन वर्सेस पीयर्स, बट हाउ वी आर पोजिशन मैं इस पे जरूर आपको बता सकता हूँ। अगर आप हमारी आज के दिन अगर आप हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट देखें, हम लेट्स से इन द लास्ट 2-3 मंथ्स हम इंडस्ट्रियल्स की तरफ काफी ओवरवेट थे, और हमने ये बहुत इन द अपमूव जो हमने देखा है इन द लास्ट 2-3 मंथ्स, जहां इंडस्ट्रियल लेड एआई थीम स्टॉक्स डिड वेरी वेल, हमने वो अपॉर्चुनिटी यूज की है टू बुक प्रॉफिट्स एंड मूव इनटू सिक्लिकल्स। तो आज के दिन हमारा डोमेस्टिक सिक्लिकल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे काफी बड़ा ओवरवेट है, और मेरा ये मानना है कि इन द नेक्स्ट 6-9 मंथ्स ये दो सेक्टर काफी अच्छा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हेल्थ केयर एज अ सेगमेंट ऑल्सो मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव एंड लॉन्जेटिविटी पर्सपेक्टिव। तो ये 3 सेगमेंट्स हमें काफी पसंद हैं, और जनरली हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं जब भी हम बिजनेसेस अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो हमारा फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म एंड रिसर्च ओरिएंटेशन, और वैसे ही पोर्टफोलियो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, थोड़ा बॉटम अप है। ओके अच्छा, तो अभी अगर हम डेट वर्सेस इक्विटी का कॉम्पोजिशन देखें तो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोजर आपका इक्विटीज में है, अराउंड 75-78% है प्रतीक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, yes. In that हम generally, मैम, in the top end of the range ही खेलते हैं, in the range ही ऑपरेट करते हैं। जैसे 65-80 का रेंज होता है, हम जनरली टूवर्ड 75-80 के ब्रैकेट में ही पोर्टफोलियो रन करते हैं, एंड द रेस्ट इज ऑलवेज डेट। ओके तो मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ कि जो 78% के आसपास का जो आपका इक्विटी का एक्सपोजर है, डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि आप इक्विटीज़ में ज़्यादा एक्सपोजर रहता है, वो इसका नेम भी इंडिकेट करता है क्योंकि अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। लेकिन जो ये आपका 78% एक्सपोजर इक्विटीज़ में है, क्या ये कंसिस्टेंट रहा है पिछले 1-1.5 साल में, या फिर ये आपने बढ़ाया है? किस तरीके से पोजिशनिंग रही है, क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड है? डेफिनेटली मैम, जनरली हम 75-80 की तरफ रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये पोर्टफोलियो 78 प्लस के तरफ से ही रन किया है। इसमें एक नुआंस है, लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल कैप में हम डायनामिकली अपना एलोकेशन मैनेज करते हैं बेसिस वैल्यूएशन। तो अगर आप 1-1.5 साल पहले देखेंगे तो हमारा मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्ट था इन द इक्विटी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, और अब जैसे मेरे हिसाब से आई थिंक लार्ज कैप्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, स्पेशली लार्ज बैंक्स एक्सेट्रा, तो हमने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा लार्ज कैप की तरफ इंक्रीज किया है, विच इज अगेन डायनामिक। तो ये डायनामिकली हम मैनेज करते रहते हैं एज अ एक्टिव प्रोसेस। तो अभी लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप या स्मॉल कैप कितना परसेंटेज एलोकेशन है इस फंड के थ्रू? मैम, विद इन 80%, लेट्स से अगर 80% इक्विटी माने तो अराउंड 70% ऑफ दैट वुड बी लार्ज कैप, एंड द रेस्ट 30% वुड बी मिड एंड स्मॉल कैप, जो पहले आई थिंक वाज क्लोजर टू 60% लार्ज कैप एंड 40% मिड एंड स्मॉल कैप। हमने अपना पोर्टफोलियो ज्यादा अभी लार्ज कैप की तरफ टिल्ट किया। तो और प्रतीक, स्ट्रैटेजी के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वेरिएशन मैंने ऑब्जर्व किया है इस शो के जरिए ही, क्योंकि जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी फंड्स का थोड़ा सा भरोसा वैल्यूएशन के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, वहीं आपने एक्सपोजर लार्ज कैप्स की तरफ कंपैरेटिवली बढ़ाया है। तो क्या व्यू है आपका मिड कैप स्मॉल कैप्स पर यहाँ से, और प्लस क्या स्ट्रैटेजी या फिर क्या ट्रिगर, किस बात ने ट्रिगर किया डिसीजन कि आपने मिड कैप्स के मुकाबले एक्सपोजर लार्ज कैप्स की तरफ थोड़ा और इंक्रीज किया है? मैम, अगर हम वैल्यूएशंस एंड फ्लोज देखें, दोनों मिड एंड स्मॉल कैप में काफी एलिवेटेड है वर्सेस लार्ज कैप, और हमें लगता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से लार्ज कैप में आज ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सिंपल रीजन है, वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव, और दूसरा अगर आप फ्लोज देखें, एफआईआईज हैव बीन कंटिन्यूअस सेलर्स इन लार्ज कैप, एंड दे वर द मेजॉरिटी ओनर्स भी लार्ज कैप में ही थे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटर है, और कॉन्ट्रा इंडिकेटर के हिसाब से हमने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा लार्ज कैप की तरफ टिल्ट किया है, एंड बाकी मिड एंड स्मॉल कैप में रखा है। ओके और अब मैं, अगर आपने हालांकि 2 थीम्स बताई जहां पर आप ओवरवेट हैं और जहां आप काफ़ी बुलिश भी हैं, लेकिन अगर इस सेक्टर के एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो कौन सी वो टॉप 4 सेक्टर होल्डिंग्स हैं जहां पर एक्सपोजर मिलेगा एक कंज्यूमर को, इन्वेस्टर को इस फंड के थ्रू? मैम, टॉप 3-4 विल बी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर एंड इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियल्स। उसमें हम एनबीएफसीज में ज्यादा ओवरवेट हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं जहां आपको। और आपका कन्विक्शन क्यों है इन सेक्टर्स पर, और प्लस कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इन सेक्टर्स के भी विनर्स या फिर बेटर परफॉर्मर्स आप चुन पाएं? मैम, अगेन कन्विक्शन इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस। अगर आप लेट्स से बैंक्स को ही देख लें, लार्ज बैंक्स को देख लें, फॉर द लाइबिलिटी फ्रेंचाइज विच दे हैव, उनके वैल्यूएशंस फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव काफी
चीप हैं। एसेट क्वालिटी में जितना भी हमने देखा है कोई बड़ा इशू नहीं आ रहा है, एंड ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी रिमेन स्ट्रांग। तो ग्रोथ स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, और लाइबिलिटी फ्रेंचाइज कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रांग। तो ये तीन के हिसाब से हमें बैंक्स काफी अच्छे लगते हैं। हेल्थ केयर एक लॉन्ग टर्म थीमेटिक प्ले है, जहां वी थिंक दैट एज इंडिया एजेस एंड द नीड फॉर हेल्थ केयर कीप्स ऑन इम्प्रूव, नीड फॉर हेल्थ केयर बढ़ती जाएगी। उसमें आज के दिन काफी अंडर इंडेक्स्ड है हेल्थ केयर इन द ओवरऑल इंडेक्स प्रोपोर्शन, तो वहां बड़ा एक प्ले हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 3-5 years पर्सपेक्टिव। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मैम जैसे लार्ज टिकट ऑब्वियसली आफ्टर जीएसटी कट हैड डिड वेरी वेल, बट स्मॉलर टिकट डिस्क्रिशनरी हैज नॉट येट कम बैक। और हमारा बिलीफ है कि इन द नेक्स्ट 3-6 months, एंड अगेन आई एम सेइंग स्मॉल डिस्क्रिशनरी, हम एफएमसीजी की तरफ नहीं टिल्ट हो रहे हैं, हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। तो डिस्क्रिशनरी में स्मॉल टिकट डिस्क्रिशनरी शुड डू वेल वर्सेज एफएमसीजी, ऐसा हमारा व्यू है अभी। ओके और हेल्थ केयर पर स्पेसिफिकली प्रतीक जी एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हेल्थ केयर एज अ सेक्टर काफ़ी बड़ा एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे सब सेक्टर्स आते हैं। कोई स्पेसिफिकली कोई डेडिकेटेड सेगमेंट या पॉकेट है जहां पर आप ज़्यादा बुलिश हैं, या फिर ओवरऑल स्पेस ही अच्छा लग रहा है? मैम ऐसे तो ओवरऑल स्पेस ही अच्छा लग रहा है, बट 2 सेक्टर्स, सब सेक्टर्स जो विद इन हेल्थ केयर जो मुझे काफ़ी पसंद हैं इज हॉस्पिटल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, गिवन द उनका एक रनवे फॉर ग्रोथ बहुत बड़ा है और अंडर पेनिट्रेशन बहुत है, तो नीड फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन इंडिया जैसे जीडीपी पर कैपिटा इंप्रूव होगा। सो दैट्स वन सेगमेंट जो हमें काफी पसंद आ रहा है। और दूसरा इज प्योर डोमेस्टिक फार्मा, जैसे हम देख रहे हैं कि क्रॉनिक का शेयर इज इंक्रीजिंग इन द ओवरऑल फार्मा मार्केट, तो उधर अगर कोई कंपनीज हैं विच कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट टेलविंड, सो उस हिसाब से ये 2 सेगमेंट्स हैं जहां हम ज्यादा ओवरवेट है विद इन द हेल्थ केयर बास्केट ऑल्सो। हम ग्लोबल जेनरिक एक्सपोर्ट कंपनीज पे इतने बुलिश नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके और कुछ पॉकेट्स जहां पर आप अभी अंडरवेट है, स्पेशली आईटी पर आपका क्या व्यू है? मैम आईटी बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है, अगर आप वैल्यूएशंस देखें दे आर वेरी क्लोज टू डेकेडल लोज, तो वैल्यूएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। और इवन अगर आप फ्लोज पर्सपेक्टिव से देखें या सेंटिमेंट देखें जो हम एक कॉन्ट्रा इंडिकेटर की तरह देखते हैं, काफी हेट है फॉर दिस सेक्टर। मतलब अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो एफआईआईज ने मैसिवली ये सेक्टर को बेचा है, सेल किया है। मुझे लगता है कि देयर इज सम मोर टाइम बिफोर विच ये सेक्टर विल कम बैक, तो हम अंडरवेट हैं अभी इन दिस सेक्टर। और आई थिंक मे बी 3-6 months के बाद वी विल हैव अ फ्रेश लुक। अभी आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड आई एम नॉट श्योर एज टू इसमें हमें बड़ा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ हम थोड़े अंडरवेट पोजीशन और कॉशियस स्टांस से आईटी में चल रहे हैं। ओके फेयर एनफ। और अगर अब हम सेक्टर में ही स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी पर आए तो क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं जब भी आपने स्टॉक पिकिंग की है किसी भी रेस्पेक्टिव सेक्टर में? मैम टिपिकली हम 2 चीज पे ज्यादा फोकस रखते हैं। वन इज लॉन्ग टर्म अप्रोच, तो हम जनरली 3-5-7 ईयर का व्यू लेके एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने का प्रोसेस रखते हैं। और उसके बाद सिंस आपका व्यू 3 and 5 years का रहता है, रिसर्च भी आप थोड़ी डेप्थ में करते हैं। सो इट इज लॉन्ग टर्म एंड रिसर्च, ये 2 जो पैरामीटर्स हैं। अब रिसर्च में हम ऑब्वियसली कंपनी का राइट टू विन, आरओईज, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हम ये सब जरूर देखते हैं। एंड देन इफ वी आर कन्विंस्ड देन ये हमारे पोर्टफोलियो में एक पोजीशन बना लेता है। ओके ठीक है। तो स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है, किन सेक्टर्स पर बुलिश हैं, इस फंड के थ्रू कहाँ कहाँ एक्सपोजर है, वो तमाम हाइलाइट्स हमने टच करने की कोशिश की अब तक के डिस्कशन में। क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार और बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे पोर्टफोलियो में प्लेसमेंट इस फंड के कहाँ हो सकती है, कितना होराइजन आपको लेकर चलना है, कौन से इन्वेस्टर्स इस यहाँ एक्सपोजर ले सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स को पावर्ड बाय बीएसई, और आज के शो में हम बात कर रहे हैं बंधन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की, और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर प्रतीक पोद्दार हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा प्रतीक जी, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब मैं मिड कैप स्मॉल कैप्स पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। हमने देखा है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन रहा है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। आपका क्योंकि एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप
कैप स्पेस में, तो जब भी मार्केट वॉलेटाइल होते हैं या रफ पैच से गुजरते हैं या मिड कैप स्मॉल कैप्स में टर्बुलेंस होती है, तब आपको कोई लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना पड़ता है या फिर उसका एक्सपोजर उतना नहीं है, कितना स्ट्रेस लिया जाए? मैम, ये कैटेगरी की ब्यूटी ये है कि जब बहुत बड़ी वोलेटिलिटी होती है तो हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि हमारे इक्विटी लेवल्स ऑटोमेटिकली नीचे चले जाते हैं एंड डेट लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू रीबैलेंस एंड इंक्रीज आर एलोकेशंस, और या लेट्स से अपने एलोकेशंस इंक्रीज कर सकते हैं हम टुवर्ड्स इक्विटी। तो हम वोलेटिलिटी का काफी फायदा उठाते हैं, और अगर हमें वोलेटिलिटी के वजह से काफी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट्स मिलते हैं मिड एंड स्मॉल कैप, तो हम कतराते नहीं हैं और हम अग्रेसिवली उसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। एंड मैम, सिमिलरली वाइसा वर्सा भी होता है, जब मार्केट काफी तेज होता है और हमारे इक्विटी लेवल्स लेट्स से पैसिवली अगर अबव 80% चले जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली रीबैलेंस करके डेट में चले जाते हैं। तो उस हिसाब से ये थोड़ा यूनिकनेस है इस प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी का, जहां आप वोलेटिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो रादर देन पैनिकिंग एंड देन सेलिंग। ओके, अभी आपका डेट में कितना एक्सपोजर है, कहाँ एक्सपोजर लिया हुआ है डेट में, और आप फुल्ली इन्वेस्टेड है या थोड़ा बहुत कैश में भी हैं? मैम, ऑलमोस्ट क्लोज टू फुल्ली इन्वेस्टेड है हम डेट में। हम डेट में एक बहुत हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो चलाते हैं, और ड्यूरेशन हम ज्यादा इसमें रखते नहीं है। आई थिंक आज के दिन अगर आप लास्ट डिस्क्लोज फैक्ट शीट्स देखेंगे तो हमारा ड्यूरेशन इज क्लोजर टू 4। तो हम काफी ज्यादा ड्यूरेशन रिस्क इस पोर्टफोलियो में नहीं लेते। आइडिया इज टू मेक इनकम आउट ऑफ इट एंड हैव वेरी हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो। सो ट्रिपल ए इज मतलब मोस्टली 90% प्लस 95% प्लस ऑफ द डेट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। एंड ऑन द वे डाउन वी वुड लेट्स से अगर इक्विटीज जब नीचे करेक्ट हो जाते हैं अग्रेसिवली, वी सेल अ बिट ऑफ दिस डेट एंड देन मैं जैसे आपको बता रहा था, हम इक्विटीज ले लेते हैं एंड वाइसा वर्सा। ओके, और क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड है प्रतीक जी, तो मान के चलें कि मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन तो डे टू डे बेसिस पे होती होगी, लेकिन ये चीज़ इनफैक्ट हम सब फंड मैनेजर से जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली रीबैलेंसिंग की क्या अप्रोच होती है, कोई सेट फॉर्मेट होता है कब रीबैलेंस होता है, या फिर वेयर एवर नीडेड ये काम किया जाता है पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन को लेकर? मैम, टिपिकली हम वैल्यूएशन को एज अ यार्डस्टिक रखते हैं, और जब भी हमें दिखता है कोई स्टॉक में बहुत बड़ा वैल्यूएशन मिसमैच हो गया है या डिसएलोकेशन हो गया है, वेयर वैल्यूएशंस आर आउट ऑफ फेवर और आउट ऑफ वैक, देन हम वो स्टॉक्स स्लैश सेक्टर्स में से प्रॉफिट बुक करके हम जो सेक्टर्स जहां हमें वैल्यूएशन में बहुत कंफर्ट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मिड एंड स्मॉल कैप में मुझे लगा कि वैल्यूएशंस आर क्वाइट एग्रेसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव इन सम पॉकेट्स, स्पेशली इंडस्ट्रियल्स, तो हमने वहां प्रॉफिट बुकिंग करके जहां हमें वैल्यूएशन एंड रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रखता है, हम उन सेक्टर्स में अपने आप को रीपोजिशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये डायनामिक एक्सरसाइज है मैम, जो डे टू डे बेसिस पे चलती रहती है या मंथ टू मंथ बेसिस पे चलती रहती है, एंड दैट इज हाउ हम ये पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं फ्रॉम एन इक्विटी पर्सपेक्टिव। ओके, और प्रतीक, अब जब मार्केट ज़्यादा ख़राब होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, जैसे कि हमने मई में देखा, लार्ज कैप्स हो या मिड कैप्स हो या स्मॉल कैप्स हो, पेन सभी जगह दिख रहा था, एटलीस्ट बहुत मीनिंगफुल बाइंग तो एटलीस्ट नहीं देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में जो ये अग्रेसिव हाइब्रिड मैंडेट है वो कितना हेल्प करता है? डेट कंपोनेंट जो है इस फंड में, उसका रोल एग्जैक्टली कुशनिंग के लिए है, हेज के लिए है, या फिर रिटर्न पर्सपेक्टिव से भी आप देखते हैं, और तब आप कैसे स्ट्रैटेजी प्ले करते हैं ओवरऑल? मैम, डेट का रोल इज ओनली टू सब्सिडाइज और लेट्स से वोलेटिलिटी को कम करने का रोल होता है, एंड यूज इट और अपने एडवांटेज पे यूज करने को जब आपको वोलेटाइल इवेंट्स मिलते हैं, जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस हो गया, या उसके पहले एक टैरिफ वॉर हो गया था, या उसके पहले देयर वाज दिस ऑपरेशन सिंदूर एक्सेट्रा। तो जब भी आपको ऐसे वोलेटाइल इवेंट्स मिलते हैं, वहां डेट दो चीज से हेल्प करता है। एक तो आपको आपके रिटर्न्स को कुशन करता है बिकॉज उनका स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट मच, और दूसरा जैसे ही आपका इक्विटी लेवल्स कम हो जाते हैं, आप डेट से थोड़ा बहुत मनी ड्रॉ डाउन करके आप इक्विटीज में री इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इट्स अ मोर ऑफ अ रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी, वैसे हम डेट को यूज करते हैं टू आवर एडवांटेज।
व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए प्रतीक, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि नाम इसका अग्रेसिव हाइब्रिड है तो काफ़ी इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि शायद जिनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा हो, जो अग्रेसिव कैटेगरी के हों, वो एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन आपने क्लियर कहा कि मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर्स भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन जब हम करंट मार्केट सिचुएशन, मार्केट वॉलिटिलिटी की बात करते हैं तो और भी कई कैटेगरीज का जिक्र होता है कि आप इसको कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग रख सकते हैं, जिसमें बैलेंस एडवांटेज की बात होती है, मल्टी कैप फंड्स की बात होती है। अगर मैं एक मेन कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कहें या मेन थीम कहें या मेन ऑब्जेक्टिव कहें, इस फंड का आपके हिसाब से क्या रहेगा वर्सेस जो दूसरी कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी के सामने? मैम जनरली जैसे मैंने कहा, आउटलुक इज कि आप मॉडरेट रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ इस पोर्टफोलियो में आइए, क्योंकि 20% ऑफ द पोर्टफोलियो इज डेट। और अगर आप लंबे टाइम का सिनेरियो ले, 3 से 4 साल, जहां आपको एसेट एलोकेशन एक इंपॉर्टेंट थीम होता है प्ले आउट करने को अपने पोर्टफोलियो में, तो उस बेसिस पे ये पोर्टफोलियो ये जो कैटेगरी है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रहेगा। ओके और अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझें प्रतीक, तो क्योंकि मार्केट कंडीशंस डेफिनेटली किसी भी फंड की परफॉर्मेंस को ऑल्टर करती हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई हो, आपने कहा कि यहाँ से व्यू आपका मार्केट्स पर कंस्ट्रक्टिव है। अगर मैं 2 पॉजिटिव्स, 2 रिस्क फैक्टर्स समझूं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके हिसाब से क्या है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? मैम 2 पॉजिटिव्स तो क्लियरली इज, जैसे जो आरबीआई ने अभी FCNR के अराउंड एक रेगुलेशन निकाला है, दैट इज वन क्लियर पॉजिटिव। और दूसरा मेरे को एक कॉन्ट्रा इंडिकेटर लगता है कि FIIs हैव बीन कंटिन्यूअस सेलर इन द लास्ट 2-3 इयर्स, तो वो एक कॉन्ट्रा सिग्नल के हिसाब से मैं एक पॉजिटिव मानता हूँ। नेगेटिव में मैम मेरे को एक बड़ा नहीं कह सकते, बट एक रिस्क है इज ऑफ पुअर मॉनसून्स। उसके वजह से हो सकता है कि अराउंड फेस्टिव अगर मॉनसून्स आर नॉट गुड, और एल नीनो की जैसे बात हुई भी है, वी हैव आल्सो सीन कि मॉनसून्स हैव नॉट बीन गुड, तो रूरल कंजम्पशन थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। ऑल्दो मुझे लगता नहीं अर्बन कंजम्पशन ज्यादा इंपैक्ट होगा, बट रूरल कंजम्पशन में जहां मास मार्केट फुली पेनिट्रेटेड कैटेगरीज हैं, उधर हमें शायद से थोड़ा इंपैक्ट दिख सकता है। प्लस देयर हैज बीन थोड़ा इन्फ्लेशन ऑल्सो, तो उसका भी थोड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है इन रूरल कंजम्पशन। तो एक यही रिस्क लगता है कि रूरल वर्सेस अर्बन में रूरल माइट नॉट बी, मतलब इतना अच्छा ना करे इन दिस फाइनेंशियल ईयर, बट ऑब्वियसली अर्बन आई थिंक विल कम बैक स्ट्रांगली। ओके, फेयर एनफ। तो मार्केट्स पर तो आउटलुक आपको मिला ही, लेकिन तमाम फंड की डिटेल्स भी यहाँ पर प्रतीक ने समझाई। अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो एक चीज़ क्लियर है कि ये फंड कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग हो सकती है, बंधन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर्स इसे ले सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप एटलीस्ट 3 से 5 साल का मिनिमम एक्सपोजर ले, अगर ट्रू पोटेंशियल या ट्रू रिटर्न पोटेंशियल आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और जैसे प्रतीक ने मेंशन किया, डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी पर व्यू कंस्ट्रक्टिव है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, यहाँ पर ओवरवेट हैं, लार्ज कैप्स पर भरोसा ज़्यादा है, यहाँ पर एक्सपोजर कंपैरेटिवली मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले ज़्यादा है। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर SIP शुरू की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। 2000 करोड़ से ज़्यादा का इसका AUM है और रिटर्न्स भी इसके बेंचमार्क रिटर्न्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहे हैं अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें। शुक्रिया आपका प्रतीक, आप शो में आए और मार्केट्स पर तो आपने व्यू दिया ही, साथ ही इस फंड से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स सिंपल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाएं, ताकि एक ईजी डिसीजन मेकिंग हमारे व्यूअर्स के लिए हो सके कि क्या ये फंड उनके पोर्टफोलियो के लिए है या फिर नहीं। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।